अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद अहमद ऑनलाइन टीचर एंड ट्यूटर। आज हम 10th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर 15 के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड द टॉपिक नेम इज़ ट्रांसफार्मर। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर किसे कहा जाता है। एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज AC मीन्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज़ कॉल्ड ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर क्या है? ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल आला है या इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, या फिर वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, और कौन से वोल्टेज को हम अप कर सकते हैं या डाउन कर सकते हैं? जस्ट हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज, हमारे पास जो वोल्टेजेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं AC वोल्टेज जिन्हें कहा जाता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, मतलब जिसकी वैल्यू वेरी हो सके, चेंज हो सके, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। और एक और हमारे पास वोल्टेज होता है जिसे कहा जाता है DC वोल्टेज, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। जैसे हमारे पास बैटरीज वगैरह होती हैं, 12 वोल्ट की हो गई, 24 वोल्ट की हो गई, जिसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, ना ही इससे ज़्यादा होगी ना ही इससे कम होगी। लेकिन जो AC होते हैं उनकी वैल्यूज़ अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर है। उसके अलावा अगर इसकी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमारे पास जनरेटर्स हो गया, ठीक है, ये जस्ट इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है वो किस असूल पे बनाया गया है, वो किस असूल पे काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। इट इज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पर काम करता है। प्रीवियस टॉपिक में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में कि हमारे पास दो कॉइल्स होती हैं, एक का नाम होता है प्राइमरी कॉइल और जो दूसरी कॉइल होती है उसे सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है। जैसे ही प्राइमरी कॉइल को हम AC वोल्टेज से सोर्स से अप्लाई करते सप्लाई देते हैं तो उसके अंदर चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है उसकी वैल्यू चेंज होती है और उसकी वजह से ही सेकेंडरी के अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है। तो जो ट्रांसफार्मर है उसमें भी सेम इसी तरीके से काम करने का असूल होता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर, के ट्रांसफार्मर किस तरीके से काम करता है। अ ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बट वाउंड अराउंड द सेम आयरन कोर। अब हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है वो दो कॉइल्स पर मुश्तमिल होता है, जैसे आपको नज़र भी आ रही होंगी। एक कॉइल का नाम होता है प्राइमरी और एक हमारे पास जो कॉइल होती है उसे सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है। लेकिन इन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कोई नहीं होता। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास प्राइमरी कॉइल है और जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है, इलेक्ट्रिकली किसी भी वायर के साथ हमने इन दोनों को नहीं जोड़ा हुआ, कनेक्ट नहीं किया हुआ। प्राइमरी का कनेक्शन अलग है, सेकेंडरी का कनेक्शन बिल्कुल अलग है, लेकिन ये एक ही आयरन कोर के ऊपर दोनों लिपटी हुई होती हैं। ठीक है, इसके बाद है व्हेन प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ AC वोल्टेज, चेंज इन करंट क्रिएट्स अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विच इज कैरिड आउट टू द कोर ऑफ सेकेंडरी कॉइल एंड EMF इज इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल। अब इसके अंदर हमें यह बताया गया है कि जैसे ही हमारे पास जो प्राइमरी कॉइल होती है, ठीक है, अगर डायग्राम की मदद से हम इसको एक्सप्लेन करें कि जैसे हमारे पास ये प्राइमरी कॉइल है, जैसे ही हम इसे कनेक्ट कर देते हैं किसी भी एक प्राइमरी AC सोर्स से, ठीक है, AC सोर्स का साइन इस तरीके से बनाया जाता है, तो अब क्या होगा, प्राइमरी जो कॉइल है इसके अंदर करंट बहना शुरू हो जाएगा और जैसे इसके अंदर करंट बहना शुरू होगा इसके अंदर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैदा होना शुरू हो जाएंगी। अब ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं ये इस कोर के थ्रू सेकेंडरी कॉइल तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा, मैग्नेटिक लाइंस गुजरना शुरू हो जाएंगी। तो इसकी वजह से हमारे पास जो सेकेंडरी कॉइल है उसके अंदर EMF इंड्यूस हो जाता है जिसे हम सेकेंडरी वोल्टेज VS कहते होते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो VS है वो कितना प्रोड्यूस होगा, उसका क्या रेशो है या क्या रिलेशन है VP के साथ। VS इज प्रोपोर्शनल टू VP। जितना VP स्ट्रॉन्ग होगा, जितना VP ज़्यादा होगा, उतना ही सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज ज़्यादा इंड्यूस होगा। जितना प्राइमरी साइड पे वोल्टेज कम होगा, सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज भी उतना ही कम प्रोड्यूस होगा। मजीद बताया गया है VS आल्सो डिपेंड्स अपॉन द रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल। जो हमारे पास VS है, सेकेंडरी का वोल्टेज है, वो रेशो पे भी डिपेंड करता है। किस चीज़ की रेशो? नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल। जो हमारे पास सेकेंडरी के वोल्टेज होते नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और प्राइमरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, अगर इन दोनों की रेशो ले ली जाए तो जो सेकेंडरी का वोल्टेज होता है वो इस रेशो पर भी डिपेंड करता है। तो मैथमेटिकल हम इस तरीके से इसका फार्मूला लिखते होते हैं, VS डिवाइडेड बाय VP, मतलब जो सेकेंडरी का वोल्टेज है अगर हम उसकी रेशो ले लेते हैं प्राइमरी के वोल्टेज के साथ तो वो इक्वल होती है सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पर ये देख भी सकते हैं आप, जो हमारे पास VS है इट इज़ EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल और जो VP है ये प्राइमरी वोल्टेज होते हैं। NS क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल और NP क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। अब इसके बाद हम मजीद थोड़ी सी डिटेल इसकी डिस्कस करते हैं। ट्रांसफार्मर हमारे पास मजीद दो तरह के हो सकते हैं, स्टेप अप भी होते हैं और स्टेप डाउन भी होते हैं।
तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है। एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके अंदर सेकेंडरी वोल्टेजेस हमेशा ग्रेटर होंगे प्राइमरी वोल्टेज के। अब इसके अंदर अक्सर स्टूडेंट्स जब डेफिनेशन बताई जाती है तब तो वो याद कर लेते हैं इसके बारे में कि सेकेंडरी वोल्टेज क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, लेकिन बाद में जब डिफरेंस पूछा जाता है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सेकेंडरी के वोल्टेज ज़्यादा कब होंगे या प्राइमरी के वोल्टेज कम कब होंगे, स्टेप अप में क्या केस होता है इसके और स्टेप डाउन में क्या केस होता है। तो इसका मैं एक बहुत ही इजी सा सॉल्यूशन स्टूडेंट्स को बताता होता हूँ कि इसको याद रखने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो हेडिंग है उसका नाम याद रखें, स्टेप अप है या स्टेप डाउन है जो आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपने जस्ट सेकेंडरी जो है उसे याद रखना है। अब इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास होगा स्टेप अप तो इसका ये मतलब है जो सेकेंडरी है वो अप होगी, सेकेंडरी के वोल्टेज क्या होंगे, अप होंगे, मतलब हाई होंगे, ज़्यादा होंगे। तो हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होगा, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके अंदर सेकेंडरी के वोल्टेज ज़्यादा हो, ठीक है। इसी तरीके से डाउन के केस में भी आप जस्ट सेकेंडरी को याद रखेंगे। अब ये डाउन है तो सेकेंडरी डाउन होगी, मींस कि सेकेंडरी वोल्टेज स्मॉलर देन प्राइमरी वोल्टेज, जो सेकेंडरी वोल्टेज होगा वो डाउन होगा, लेस होगा, स्मॉलर होगा देन प्राइमरी वोल्टेज, ठीक हो गया। ये आप याद रखेंगे इस तरीके से। और अगर हम इसका सिंबल बनाएं तो वी एस, यहाँ पर जो स्टेप अप होता है तो उसके अंदर वी एस अप होता है, हाई होता है, और वी पी स्मॉल होता है, लेस होता है। और जो स्टेप डाउन होता है उसके अंदर हमारे पास वी एस भी डाउन होगा, लेस होगा, और वी पी क्या होगा, ग्रेटर होगा। सेम इसी तरीके से अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स का भी सेम ही केस होता है कि जो स्टेप अप होता है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी जो कॉइल होती है उसके ज़्यादा होते हैं प्राइमरी से, ठीक है। इसी तरीके से स्टेप डाउन होगा उसके अंदर जो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो डाउन होते हैं, कम होते हैं। अगर हम डायग्राम की मदद से इसको एक्सप्लेन करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ट्रांसफार्मर बना हुआ है। तो स्टेप अप के ट्रांसफार्मर की क्या पहचान होगी, जब आप इसकी डायग्राम बनाएंगे तो जो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो आप ज़्यादा बना देंगे, क्योंकि हमने बात की थी स्टेप अप क्या होते हैं जिसके अंदर सेकेंडरी वाली साइड अप होगी, मतलब सेकेंडरी के जो वोल्टेजेस होंगे वो भी हाई होंगे। लेट्स सपोज कि हमारे पास प्राइमरी के जो वोल्टेज हैं वो हैं 12 वोल्ट और सेकेंडरी के जो वोल्टेज हैं वो है 220 वोल्ट। तो आप लोग देख सकते हैं प्राइमरी के वोल्टेज कम थे लेकिन सेकेंडरी ये क्या है, ज़्यादा हैं। तो नाम भी स्टेप अप है, तो अप का मतलब सेकेंडरी के वोल्टेज भी अप और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स भी अप होंगे। जहाँ पे आप देख भी सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी 7 है और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कितने हैं, 3 हैं। और इसी तरीके से जो स्टेप डाउन है उसके अंदर आप डायग्राम इस तरीके से बना के देख लेंगे कि हमारे पास अब क्या होगा। अब स्टेप डाउन है तो अब हमारे पास सेकेंडरी ना डाउन होना है, सेकेंडरी कम होगी, प्राइमरी ज़्यादा होगी। तो मतलब अब इसके अंदर प्राइमरी के वोल्टेज लेट्स सपोज 220 वोल्ट है और सेकेंडरी जो है उसके वोल्टेज 12 वोल्ट है। इसी तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स भी हम सेम बनाएंगे कि अब क्या होगा, सेकेंडरी के वोल्टेज डाउन होंगे, कम होंगे, और प्राइमरी के वोल्टेज क्या होंगे, हमारे पास ज़्यादा होंगे। अब लास्ट में एक और डेफिनेशन है कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। एंड आइडियल ट्रांसफार्मर डेसिपेट्स नो पावर इटसेल्फ। हमारे पास एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो खुद कोई भी एनर्जी को डेसिपेट या ज़ाया नहीं करता, मतलब उसके अंदर जितनी हम प्राइमरी पावर उसको देते हैं सेकेंडरी पे हमें उतनी ही पावर या आउटपुट मिल जाती है, उसके अंदर कोई भी लॉसेस नहीं होते। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि प्राइमरी पे जितनी पावर होगी वो बराबर होगी सेकेंडरी की पावर के। पावर का फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, P इज इक्वल टू वी आई होता है। अब प्राइमरी के केस में आप वी के साथ भी P लगाएंगे, आई के साथ भी P, मतलब P इज़ इक्वल टू होगा वी पी आई पी, और जो पी एस होगा वो इक्वल होगा वी एस आई एस। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई एम श्योर कि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।